बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में जो लॉकडाउन है उसको रिमूव किया जा रहा है। कुछ प्रोविंसेस में रिमूव हो गया है और कुछ में अभी रिमूव होने जा रहा है। सिंध के अंदर कल, पंजाब के अंदर भी कल मंडे को ये इस रिमूवल की बातचीत हो रही है और पार्शली चीज़ों को रिमूव किया जा रहा है। इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान ने कैसा डिलीवर किया है और मेडिकल जो हमारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल की जो हमारी पूरी लाइन है, व्हाट डू दे थिंक अबाउट दिस लॉकडाउन और इसके पोस्ट लॉकडाउन पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रोफेसर बिल्कीस शबीर। आप चेयरपर्सन हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की और मेंबर हैं कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की। और मुझे साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर रिजवान ओपल ने, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, चेयरमैन हैं इस्लामिक डायग्नोस्टिक सेंटर के। वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। प्रोफेसर बिल्कीस शबीर, मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, जो करंट सिचुएशन इस वक्त, जो अगर मैं बात करूँ किंग एडवर्ड के अंदर वेयर यू आर देयर, सो क्या सिचुएशन है पोस्ट लॉकडाउन जी? लॉकडाउन का तो जी अब आपको पता ही है, आज अनाउंस कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड 4 डेज लॉकडाउन को लीनियंट कर देंगे और 3 डेज जो है लॉकडाउन होगा। दुकानें जो हैं वो खोल दी जाएंगी विद सर्टेन SOPs जी। तो जहाँ तक अगर आप हमसे पूछिए एज मेडिकल प्रोफेशनल्स, तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स शेयर कर देती हूँ। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ और हम कवर करते हैं मेयो हॉस्पिटल और उसके साथ जो एफिलिएटेड एक्सपो सेंटर है। ठीक है जी। अब आज के जो स्टेटिस्टिक्स हैं मेयो हॉस्पिटल के, वो ये हैं कि तकरीबन 412 मरीज इस वक्त एडमिटेड है। ओके। जिसमें से ऑलमोस्ट 30 पेशेंट्स जो हैं वो सीरियस या क्रिटिकल कंडीशन में। ओके। इसके अलावा एक्सपो सेंटर में 46 पेशेंट। आज की तारीख में पिछले 24 आवर्स में लाहौर में 488 पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं एज पर न्यूज। राइट। तो आप ये सोचें कि अगर लॉकडाउन है, आज तो लॉकडाउन था और फिर भी इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, तो अगर हम इस लॉकडाउन को बंद कर देंगे और बिल्कुल दुकानें खुल जाएंगी और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे जो आम आवाम हैं वो उन SOPs को फॉलो करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये शायद हमारी को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। और इससे जो हमें एज प्रोफेशनल डर है वो ये है कि एक एक्सपोनेंशियल राइज होगा, नॉट ओनली पेशेंट्स में बल्कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स जो एक्सपोज हैं उनमें भी। ओके। तो इस सिचुएशन में जो मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस अभी भी बरकरार रखनी चाहिए। मुझे पता है पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और इसमें फाइनेंशियल रीजंस हैं, इस वजह से ये लॉकडाउन को लीनियंट करने का कंसिडर किया गया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने हेल्थ को भी देखना है और हेल्थ पे जो फ्यूचर एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, दोनों का मोर्टेलिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं। ओके। डॉक्टर रिजवान ओपल, आपकी तरफ में आता हूँ। सर, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की बात होती है और अब ये कहा जा रहा था कि इट्स नॉट बेरेबल फॉर पाकिस्तान, दैट्स द रीज़न लॉकडाउन को रिमूव किया गया है और अब स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मंसूर फॉर इनवाइटिंग। पहले तो मैं ये कहूँगा प्रोग्राम में आपने बुलाया मुझे, मैं बिल्कुल एग्री करूँगा डॉक्टर बिल्कीस ने भी अभी जो कहा। अगर आप मुझसे एज ए डॉक्टर पूछें तो मैं भी, जिस तरह डॉक्टर साहबा कह रही है, मैं भी कहूँगा कि लॉकडाउन नहीं उठना चाहिए। अगर आप एक ताजिर से पूछेंगे वो कहेगा उठना चाहिए। तो ये बिल्कुल 180 डिग्रीज पे मुतज़ाद ओपिनियंस हैं। ठीक है। इसका सही आंसर क्या? सही आंसर जो है ना गवर्नमेंट के पास, मेरा अपना ख्याल है, इट्स जस्ट लाइक कि पीछे आगे पानी है, तो हमने फैसला तो करना है कोई ना कोई, क्योंकि स्टैंडिंग इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है जी। तो उसमें हमारे पास डेटा ड्रिवन हर चीज, हम उसको अगर यूज करें तो हमें कुछ फायदा हो सकता है। अभी पाकिस्तान के पास अपना डेटा भी आ गया हुआ है। हमारे इस वक्त 30,000 पेशेंट्स हैं इस वक्त जो डायग्नोज्ड हैं, आउट ऑफ 300,000 के करीब जो हमने टेस्ट किए हैं, और मोर्टेलिटी रेट यानी कि जिसमें से डेथ्स हुई हैं तकरीबन % के करीब आ रहे हैं, तकरीबन 600 के करीब, 600 प्लस है। तो कीपिंग दैट इन व्यू, आल्दो ये अर्ली स्टेज है लेकिन, और ये बड़ा अच्छा कंटेन किया अभी तक पाकिस्तान ने, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें डेटा के साथ विद द अदर डिजीजेस, क्योंकि कोविड इज वन डिजीज, हमें थोड़ा जूम आउट करना चाहिए एज ए डॉक्टर के, बहुत सारी और बीमारियां भी हैं।
नॉन कोविड डिजीजेस खास तौर पे जिसको हमें कैंसर की वजह से डेथ हो रही है, इमरजेंसीज बंद हैं या ओपीडीज बंद है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रुका हुआ है, हार्ट अटैक्स हैं, कॉलेज है। अब वो हम पिछले स्टैट्स निकालें कि कितनी डेथ्स हुई, और ये सारी अगर आप देखें तो सब तवज्जो हेल्थ केयर की इस वक्त कोविड के ऊपर है। तो उसको अगर हम कंपेयर करें कि उसको टोटल कोविड पे रख के लॉकडाउन रखते हैं और उसको बंद रखते हैं, फिर कितना नुकसान है। राइट। और अगर हम देखते हैं कि हम कोविड के लिहाज से थोड़ा सा लॉकडाउन हल्का करते हैं और उन सर्विसेज को भी चलाते हैं, और नॉन मेडिकल जिस तरह हंगर और दिहाड़ी के जो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं जिनके घरों में खाने को नहीं है, वो तो चोरी छुपे दुकानें भी खोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे हर जगह छुपे दुकानें खोल रहे हैं। तो हम उन तमाम चीजों को देखते हुए एक ये डिसीजन लिया जाए और एक बड़ा कैलकुलेटेड कि इसको देखें कि कैसे जाता है। इट शुड नॉट बी कि फाइनल डिसीजन और उसको वे बैक में पीछे मुड़ के फॉलो अप में भी रखें 2 हफ्ते बाद। ठीक हो गया। इससे फिर हम ये फैसला कर सकते हैं कि कितना हम नुकसान कम करेंगे, जिसमें कम नुकसान है वो फैसला कर लेना चाहिए। सो दिस इज माय टेक एज ए डॉक्टर, एज ए न्यूट्रल पर्सन। अब अगर ये जो डॉक्टर साहब ने बड़ी सही बात की, नंबर बढ़ रहे हैं। हाँ। इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर जब हम ये आज से महीने पहले के टेस्ट थे, उसमें से तकरीबन 4 to 5% पेशेंट्स हमारे पास पॉजिटिव आ रहे थे। दरमियान में आके ये वॉल्यूम चला गया, तकरीबन 100 में से तकरीबन 7-8-10% के करीब आना शुरू हो गया। अब पिछले कोई 1 हफ्ते में मैं देख रहा हूँ जो नंबर ऑफ पेशेंट जो अपने टेस्ट करवा रहे हैं, तकरीबन अगर हम दिन का 400 का बैच लगता हो या 300 का बैच, तो उसमें से 15 to 22% तक के करीब फ्लक्चुएट कर रहा है बैच टू बैच। वेरी राइट। ठीक है, मैं आई गॉट योर पॉइंट। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अभी जिस तरह बात कर रहे हैं, अर्लियर हमने देखा था, अभी जो FDA कहता है कि कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, इसके कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसकी। अर्लियर वी स्टार्टेड अप कि मास्क पहनना चाहिए सिर्फ उन लोगों को जिनको बीमारी है, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि जी सबको मास्क पहनना चाहिए। माई पॉइंट इज़ दिस कि इस सारी के अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत से लोग हर जगह पर डिफरेंट ओपिनियन दे रहे होते हैं। इज़ देयर एनी मेडिसिन, कोई ऐसे वाइटामिन, एनीथिंग जिससे एटलीस्ट इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग हो, क्योंकि हमें पता है कि 60% जो हमारी कौम है वो विटामिन डी की डेफिसिट है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? एक बात तो याद है कि नोवेल वायरस है, नोवेल का मतलब होता है नया। नया मीन्स कि पूरी दुनिया में नया है और इसलिए जो अभी तक कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि 100% यही ट्रीटमेंट है, वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑलराइट। जो आप विटामिन की बात कर रहे हैं, विटामिन डी की बात कर रहे हैं, विटामिन ई की बात वो करते हैं, विटामिन सी की बात करते हैं, ये जनरल इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होती है, बट नॉट स्पेसिफिक फॉर कोविड। तो माइल्ड में कुछ ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, कुछ मॉडरेट में होती हैं, कुछ सिवियर होती हैं। ये क्लिनिकल जजमेंट की बेसिस पे डिसाइड करती है। जैसे आपने सुना होगा क्लोरोक्विन एक मलेरिया की दवाई है, वो हम माइल्ड मॉडरेट केसेस में इस्तेमाल करते हैं। और जिसकोमाइसिन एक दवाई है, वो करते हैं इस्तेमाल माइल्ड मॉडरेट। जो सिवियर पेशेंट्स होते हैं उसमें कुछ और दवाइयाँ जैसे अच्छा, मैं आई वुड रियली वांट टू कम टू डॉक्टर रिजवान ओपल। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, हम डायग्नोस्टिक्स की बात करते हैं, इसकी और एंटीबॉडीज टेस्ट जो हैं इनमें क्या फ़र्क है? हाउ डज इट वर्क और इसका अब गोइंग फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे आप देख रहे हैं जी? जो इसके लिए डायग्नोस्टिक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको हम कहते हैं वो तो पीसीआर टेस्ट है। पीसीआर कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके जी। हम नोज या थ्रोट से स्वाब सैंपल लेते हैं, दोनों जगहों से इकट्ठे लेते हैं और एक स्पेशल केमिकल में डालते हैं, वीटीएम उसको कहते हैं, और लैब में परफॉर्म करते हैं, इसको कहते हैं पीसीआर टेस्ट। और ये जब भी कोई तो हम कहते हैं कि वायरस मिल गया। और ये एक मुस्तरद टेस्ट है कि हमें पता चल कि वायरस है, फिर हम उसके लिए जो कुछ करते हैं लेबल कर दिया कि ये कोरोना का पेशेंट है। दूसरा टेस्ट इस मेथड जो है इसको हम कहते हैं सीरोलॉजी बेस्ड, यानी कि हम इनडायरेक्ट एविडेंस लेते हैं। वो हम खून के अंदर जब किसी के कोरोना आ जाए या आके चला जाए तो उसके खून में मुदाफियत कुछ एंटीबॉडीज बना लेती है, उन एंटीबॉडीज को चेक करके वो एंटीबॉडी टेस्ट है। और ये सीरोलॉजी टेस्ट जो है ये IgM एंटीबॉडीज, अगर अभी बिल्कुल कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हुई है, और IgG एंटीबॉडी जो ज्यादा रिलायबल है कि हो के चला गया या अभी बिल्कुल जा रहा है, तो ये IgG एंटीबॉडी टेस्ट बड़ा यूजफुल भी है। ये डायग्नोस्टिक नहीं है, ये इस चीज को देखने के लिए कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के लिए या ये देखने के लिए कि कॉन्टैक्ट तो नहीं है, उसमें बड़ा मुफीद टेस्ट है। और मैं इसको इस तरह से लेमैन टर्म्स में बयान करता हूँ कि पीसीआर टेस्ट
डायग्नोस्टिक कंफर्म करके क्वारंटाइन करने के लिए ओके या आइसोलेट करने के लिए, और सीरोलॉजी टेस्ट जिस आप लॉकडाउन खुल रहा है ये उसके लिए मुफीद है कि लॉकडाउन खोलने वाला टेस्ट है ये, कि अगर मेरे खून में एंटीबॉडीज IgG आ रही हैं इसका मतलब है मुझे यहाँ कोरोना था और जा चुका हुआ है या अभी जा रहा है। फिर मैं उस पेशेंट का PCR करके देखता हूँ कि जरासीम है तो नहीं, और अगर जरासीम भी नहीं है और एंटीबॉडीज भी हैं, ऐसे पेशेंट को तो हम अलाउ यूजुअली करते हैं कि आप जाए। ना सिर्फ ये करते हैं बल्कि उसका खून हम यूज कर सकते हैं बाकी मरीजों के इलाज के लिए भी, जिसको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं, यानी कि उसका खून ले लें, इन्हीं एंटीबॉडी से एक मरीज के डोनेशन से हम 2 मरीजों का इलाज कर सकते हैं। तो ये बड़ा मुफीद टेस्ट है। समहाउ अभी तक ये दुनिया में यूज हो रहा है, पाकिस्तान में अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसके ऊपर मेरे ख्याल से भी परमिशन दिया नहीं है, लेकिन शायद इस पे वो देना शुरू करें। ओके ठीक है डॉक्टर रिजवान ओपल, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी USA ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है TTSI, टेस्टिंग ट्रेसिंग सेल्फ आइसोलेशन, हम लोगों की क्या इस पे पॉलिसी होनी चाहिए, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें अपनी जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगेंस्ट कोरोना वायरस जी? ये जी सबसे पहले तो हमें अपने पब्लिक को एजुकेट करना पड़ेगा कि अगर हम लॉकडाउन को स्मार्ट भी करते हैं, कम भी करते हैं, 4 दिन मार्केट्स खुलती भी हैं, तो ये आपका मीडिया इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि हमें इनको सोशल डिस्टेंसिंग का बताना होगा कि कम से कम हर बंदे के आपस में 1 मीटर का फासला हो, फेस पे मास्क पहने, राइट, हाइजीन का ख्याल रखें, हाथ धोएं, मुंह धोएं, हर 2 से 3 घंटे के बाद आम साबुन और पानी से मुंह हाथ धोएं। जहाँ इसकी फैसिलिटी दस्तयाब नहीं तो सैनिटाइजर्स यूज करें। जितनी लिमिटेड मोबिलिटी रख सकते हैं रखें, घरों में रहें। अब आगे से ईद का मौका आ रहा है तो इसमें ये ज्यादा बेहतर होगा। अब आप ज्यादा अपने रिश्तेदारों और मिलने वालों से आप फोन पे बात करें, स्काइप पे बात करें, व्हाट्सएप पे बात करें, लेकिन मिलने की और जितना हम लिमिटेड सोशल डिस्टेंसिंग को एड्रेस करना चाहिए। अच्छा एक और चीज़, जिस तरह हमने देखा स्टार्टिंग फ्रॉम CDC, WHO, जॉन हॉपकिंस, गाइडलाइंस जो हैं वो चेंज हो रही हैं आवरली बेसिस, नॉट डेली बेसिस, ऑन आवरली बेसिस। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी गाइडलाइंस, हम लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट पीपल आर लीस्ट बॉदर अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग, ये आपको भी पता, आप भी लाहौर में रहती हैं, मैं भी लाहौर में, सो इसको कैसे फिर गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कितनी स्ट्रांगली कराने की जरूरत है जी? ये जी यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि यही एक बेसिक प्रिवेंशन, जहाँ ना ट्रीटमेंट ना हो फॉर श्योर किसी डिजीज, एग्जैक्टली, तो द ओनस लाइज ऑन प्रिवेंशन, राइट। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब ये प्रिवेंशन के यही मैं कह रही हूँ कि मीडिया पे इसको आप लगा रहे हैं, हर चैनल पे चल रहा है, रेडियो पे चल रहा है, हमें अपने अवाम को और ज़्यादा अवेयर करना है। और इधर में अगेन टेलीमेडिसिन की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने उस पर स्ट्रेस करूंगी, और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये आम पब्लिक में जितना ज़्यादा वो उसको यूटिलाइज कर सकें, बजाय ये कि जनरल OPD में आएँ और वहाँ रश हो। आपको पता है कंधे से कंधे मिलता है, इतना रश होता है गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स में। तो अगर ये टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा कि इस रश को, ये अनड्यू जो इनकी विजिट्स हैं लोगों की, वो प्रिवेंट होंगी, डिजीज कम स्प्रेड होगी। ओके ठीक है। तो ये एक मैसेज है आपके प्रोग्राम के थ्रू के ये इस फैसिलिटी को जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है इसको जरूर यूटिलाइज। ओके, 2 लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा। एक ये कहा जा रहा है कि जी ये जो कोरोना वायरस है ये जो हमारे बॉडी में छोटी नालियां होती हैं उनको अटैक करता है, जिसकी वजह से खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है, जिसके रिजल्ट में हार्ट अटैक, चेस्ट कंजेशन, ब्रेथलेसनेस ये हो रही होती है। इज दैट सो जी? बिल्कुल जी। ये जी एक्चुअली जब ये फर्स्ट टाइम चाइना में दिसंबर के एंड में रिपोर्ट हुआ जी, तो ये जिस फैमिली को कोरोना वायरस बिलोंग करता है उससे पहले भी ये एंडेमिक्स हो चुकी नहीं है, एपिडेमिक्स हो चुकी नहीं है, जिसको हम सार्स और मर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो चाइना में इसी तरह इसको लिया गया, लेकिन जब ये फैला इटली में और USA में, तो वहाँ उन्होंने पोस्टमार्टम पे बहुत स्ट्रेस किया। और उस पे पता चला कि ये छोटी नालियां जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और ये डिफरेंट, इट्स अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, यानी कि इसमें खाली लंग्स नहीं इफेक्ट होते, इसमें हार्ट भी इफेक्ट होते हैं, इसमें इंटेस्टाइन्स भी इफेक्ट होती हैं, इसमें हर जगह
जहाँ जहाँ छोटी नाली है वहाँ वो ब्लॉक हो सकती हैं, और इस तरह की पिक्चर बन जाती है कि बंदा शॉक में चला जाता है। एंड दैट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द पेशेंट जी। That is the reason patient goes into critical phase. और ये वो टाइम होता है जब हम कुछ टेस्ट करते हैं जिसकी बिना पे हम उनको एंटीकोएगुलेशन यानी कि खून पतला करने की दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। बट खून पतले की दवाई डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे, हम लोगों ने खुद नहीं लेनी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो वो स्टेज है जिसमें पेशेंट ने हर हाल में अस्पताल आना है। ओके। ये माइल्ड फेज में होता ही नहीं, ये सिवियर फेज में होता है जब पेशेंट क्रिटिकल होता है, और ये डिसीजन डॉक्टर ही लेगा, पेशेंट नहीं लेगा। इस मर्ज में मैं ये मशवरा दूंगी कि सवाए पैनाडोल के मरीज खुद से कोई भी दवाई ना ले। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे राजा यासिर हुमायूं, प्रोविंशियल मिनिस्टर हायर एजुकेशन पंजाब। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं राजा यासिर हुमायूं, प्रोविंशियल मिनिस्टर हायर एजुकेशन पंजाब के। राज साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। राज साहब, जो एजुकेशन पॉलिसी जो हुकूमत ने रिगार्डिंग कोरोना जो अब प्लान बताया है, जिसकी ऑब्वियसली इस मंडे को मींस कल अब इसकी मीटिंग होगी, बट इसको अगर हम ओवरऑल देखें, कुछ लोगों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा भी है, कुछ थोड़े परेशान भी हैं। उसके रिगार्डिंग आई वांटेड टू हैव अ सेशन विद यू। मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स विल रिमेन क्लोज टिल जुलाई 15। सो जुलाई 15 तक तो बंद है, इसके बाद दोबारा सिचुएशन रिव्यू होगी एंड देन इट विल बी डिसाइडेड, या ये आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि 16 जुलाई से कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस दे विल बी ओपन जी? जी नहीं, मेरा ख्याल है कि रिव्यू तो होगी एक दफ़ा, लेकिन उम्मीद यही है कि 16 के बाद ये खुल जाएंगे। ओके अच्छा, जो गवर्नमेंट का, मैं अभी थोड़ा देर पहले जब इसको हम चेक कर रहे थे, अब मंडे को जो आप लोगों की मीटिंग होने जा रही है, जिसके अंदर चांसलर एंड द रिस्पेक्टिव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, वाइस चांसलर्स, हमने देखा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से थोड़ा सा डेट्स को लेकर काफ़ी रिजेंटमेंट आ रही है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स ही क्यों ना हो। उनका ये ख्याल है कि जी अभी बंद नहीं होना चाहिए था और हम बड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, इससे हमारा जो सर्कल है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी मैं एग्री करता हूँ, उनका प्रॉब्लम तो बिल्कुल जेन्युइन है, स्पेशली जब ज़ाहिर इतने अरसा लोग नहीं आएंगे इंस्टीट्यूशंस में, तो उनका फ़ी कलेक्शंस का प्रॉब्लम होगा, और फिर जो सैलरीज उन्होंने देनी है वो भी शायद डिस्टर्ब हो। और इसमें क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि हम और क्या कर सकते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए कल मैं मीटिंग करूँगा स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर से भी, कि क्या मुमकिन है कि बेहतर तरीके से उनको उनके इस मसले का भी हल किया जा सके। हमारी तो उम्मीद यही थी कि ये सिचुएशन काबू में होगी और बेहतर सिचुएशन होगी और हम शुरू कर सकेंगे क्लासेस, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। तो और फिर जो ज़्यादातर मिनिस्टर्स थे प्रोविंशियल, उनमें मेजॉरिटी का ये ख्याल था कि अभी फ़िलहाल नहीं खोलने चाहिए स्कूल। तो यहाँ पे आपको एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ता है। हो सकता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये हो कि यूनिवर्सिटीज़ खोलने में कोई अर्ज नहीं है, लेकिन जब आप 8 लोग बैठ के एक डिस्कशन कर रहे हैं तो मेजॉरिटी का ओपिनियन ही प्रिवेल करता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राज साहब, अभी हमने देखा है कि एक दिन ही हुआ है अभी लॉकडाउन को अनाउंस किया हुए, जबकि पंजाब में अब ये है कि मंडे से इसका किया जाएगा 4 दिन के लिए, उसके बाद 3 दिन के लिए फिर स्ट्रिक्टली उसको एडहेयर किया जाएगा। आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन आपको लगता है कि हम लोग अब उस लेवल पर आ गए हैं, हमें समझ आ गई है? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, आई एम सॉरी टू से दैट्स वी आर अनएबल टू फाइंड इट एनीवेयर। क्या कहेंगे इस पे आप? वैसे जो अगर आप मेरा ज़ाती ख्याल पूछ रहे हैं, तो मेरा तो हमेशा से ये ओपिनियन है। मैं इत्तेफाक से उधर यूएस में था जब ये शुरू हुआ, और बड़ा अर्सा उधर फंसा रहा। तो आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल इन एकेडेमिया भी, और जो वायरोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मेरे ख्याल में बेस्ट चीज़ तो ये है कि हम हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड करें, और ये आप बच नहीं सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे इससे।
तो लेकिन एक थर्ड जैसे स्वीडन का मॉडल है वो मेरा ख्याल है हमारे लिए बेहतरीन है लोगों को, और है भी इम्यूनिटी यहाँ पे ज्यादा लोगों में। ओके ओके ठीक है। अच्छा, इससे पहले ना हम एक सेगमेंट में कर रहा था जिसमें डॉक्टर्स थे और उसके अंदर हम लोग यही बात कर रहे थे कि जी किस तरह इस चीज़ को हम टॉलरेंट बताएं, अपने आप को किस तरह इस चीज़ के लिए एड्रेस किया जाए। एफटीए ने पहले जो व्यू पॉइंट था, अब भी एफटीए का, क्योंकि आवरली बेसिस के ऊपर इसको चेंज हो रही है। जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, ये तक बात हुई है कि जी यूनिवर्सिटीज़ विल डिसाइड देयर एग्जाम स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू देयर ओन पॉलिसीज़। सो एक यूनिवर्सिटी की पॉलिसी और एक एसओपी जो हायर एजुकेशन कमीशन देगा, सो ये दोनों किस तरह, इन दोनों को किस तरह आप मैनेज करेंगे इकट्ठे जी? देखिए, हायर एजुकेशन एक मिनिमम चीजें जो है वो उनका तकर्रुर करता है। यूनिवर्सिटीज बहरहाल इंटरनेशनली एक इंडिपेंडेंट उनको इंस्टीट्यूशन तस्वर किया जाता है, और अमेरिका में भी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और तरीके से डील कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और तरीके से डील कर रही है। हर यूनिवर्सिटी का एक अपना डिसीजन, इसमें बहरहाल उनकी एक लिबर्टी होती है डिसीजंस में। और कई यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एग्जाम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते यूनिवर्सिटी में, स्पेशली सेमेस्टर सिस्टम में। आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करके दे दें, ऑनलाइन क्विजेस कर सकते हैं, लॉट ऑफ वेज टू कंडक्ट सेमेस्टर में आपने क्या करना है। तो कोई एक रिजिड तरीका नहीं होता कि ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसलिए आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है यूनिवर्सिटीज के पास। ऑलराइट। अच्छा, कॉलेज में एडमिशन के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि कॉलेज में एडमिशन के लिए मेरिट कैसे सेट होगा, स्पेसिफिकली मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का। इस पे आपका व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? हमने तो जो सजेशन दी थी कि अगर अव्वल तो हमें इजाजत दी जाए सेकंड ईयर के एग्जाम्स लेने की, अगर नहीं दे रहे, एक फैसला है फेडरल गवर्नमेंट का, तो फिर ये है कि जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स ऑलरेडी एक आपके पास ऑब्जेक्टिव रिजल्ट मौजूद है, प्लस एंट्री टेस्ट, और इन दोनों को कंबाइन करके एडमिशन डिसाइड हो सकते हैं। ये मेरा ख्याल है कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है। आपके अक्सर यूनिवर्सिटीज बाहर के मुल्कों में भी आपके एएस लेवल, जो कि ए लेवल से 1 साल पहले होता है, उस पे और आपके एसएटी स्कोर्स पे बेस करके एडमिशन दे देते हैं। तो हम भी अगर एंट्री टेस्ट को और 11th के स्कोर को कंबाइन कर लें तो आपको आइडिया तो हो जाता है कौन कहाँ खड़ा है मेरिट पे। तो आई डोंट थिंक इट्स दैट बिग ऑफ अ डील। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जिस तरह आपको याद होगा अर्लियर, अब तो खैर फ़र्क हो गया सिस्टम, कंपोजिट एग्जाम्स की बड़ी होती थी, 9th के और 10th के पेपर 10th में इकट्ठे होते थे। सो इस चीज़ को भी रिविजिट किया जा रहा है कि इस तरह भी चीज़ें मैनेज हो सके जी? जी, हमारा एक्चुअली ये कोरोना का इशू तो अभी आया है, गुज़िश्ता 1 साल से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज टेस्ट की जरूरत नहीं है। आप एक 9th में दें, फिर 10th में दें, फिर 11th में दें, 12th में दें। हमारा ये ख्याल है कि 2 दफ़ा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, 10th में और 12th में जैसे पहले होता था, ठीक है। तो और उसके, लेकिन उस पर भी हम, क्योंकि उस पर अभी वो एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस आ रहे थे, वी हैवंट मेड अ फाइनल डिसीजन, तो इतने में ये कोरोना का इशू आ गया। बट नेक्स्ट ईयर तो हमें इस तरह करना ही पड़ेगा कि ये जो जिन लोगों के 11th के मिस हो गए हैं इस साल, वो उनके 12th में लेंगे और 9th के 10th में लेंगे। ओके, एक और चीज़ पॉलिसी की मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, क्योंकि पॉलिसी तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में एक होनी चाहिए। पंजाब के अंदर एक डिफरेंट सेट ऑफ माइंड है रिगार्डिंग दिस होल सिचुएशन, सिंध के अंदर एक और सेट ऑफ माइंड है। सो मतलब इस पर भी कोई निगोसिएशंस नहीं होती, या इस पे क्या आपका व्यू है जी? जी, हमने तो बेसिकली एग्री किया था कि जो कंसेंसस है हम उस पर चलेंगे, अपना ओपिनियन जरूर दिया था, लेकिन एक नेशनल यूनिटी की खातिर हमारा तो यही स्टैंस था कि जो सब मिल के फैसला करें हमें कबूल है। तो मैं नहीं समझता, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये था कि 1 जुलाई को खोल देने चाहिए कॉलेजेस। अच्छा। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी एग्री नहीं कर रही थी तो ठीक है, वी वेंट विद दैट। ओके अच्छा, एक और चीज़, कुछ हमने देखा, जिस तरह अभी पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वंस यू वर आउट ऑफ कंट्री, हमने तब भी इस पे डिस्कशन की थी, ये जो फ़ी बिल्स थे इनको 20% गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया था। अभी हमने देखा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लम्स लीडिंग यूनिवर्सिटी, उन्होंने 41% इंक्रीज़ कर दिया। सो एट दिस मोमेंट टाइम आपको नहीं लगता कि चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए, बर्डन ज़्यादा नहीं डालना चाहिए इसके ऊपर? शफकत महमूद साहब के भी व्यू है, लेकिन ऐसी क्यों वाइड सो के नहीं कंप्लाई कर रही होती यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स उन ऑर्डर्स के जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, फार्मूला जिसके अंदर उन्होंने 5 to 8% एनुअल रेस का कहा था? क्या कहेंगे इस पे आप? देखें, स्कूल एजुकेशन तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जो लम्स की आपने बात की, वो भी एक फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है,
लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल जो दुनिया में एक्सेप्टेड है ना, वो ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट स्कूल इज योर चॉइस। आपको किसी ने कंपेल तो नहीं किया कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ाएं। तो इट्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड जो क्लाइंट है उसके दरमियान, और इसका और ज़ाहिर साल के दरमियान में चेंज करना तो कभी मुनासिब नहीं होता। पर एकेडमिक ईयर के एंड में फीसें हर साल तब्दील होती हैं दुनिया में, 41% भी रेज होती हैं। एडमिशन जो लोग लेते हैं उनकी मर्जी है, क्योंकि आपको किसी ने मजबूर तो नहीं किया कि लम्स में आप लाजमी पढ़े। हाँ, उन्होंने सेमेस्टर के दरमियान अगर बढ़ाई है तो ये गलत है, क्योंकि आपके ऑलरेडी स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं और वो तो मजबूर हैं उनको 41। तो ये एक लॉजिकली ठीक बात है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हों उनकी फीसेस इस तरह इंक्रीज नहीं की जानी चाहिए। लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए अगर वो फीस बढ़ा देते, मेरी तरफ से 100% बढ़ा दें, वो उन स्टूडेंट्स की मर्जी है कि एडमिशन लेते हैं उस नए को फीस पे या नहीं। अच्छा राज साहब, मेरा इस पे थोड़ा सा, आप ठीक कह रहे हैं, मेरा इस पे थोड़ा सा व्यू पॉइंट ये है कि जो एजुकेशन है ये तो एक बड़ी बेसिक नेसेसिटीज है। ठीक है, अगर हमारे गवर्नमेंट प्रोवाइड करना सरकार का काम है, बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट वो प्रोवाइड नहीं कर रही। प्राइवेट एजुकेशन वर्ल्ड ओवर जो है, अगर आप देखें, एक मार्केट इकोनॉमी का असूल होता है कि आपका जो मार्केट फोर्सेस हैं वो प्राइस को डिसाइड करती हैं और कंपटीशन जो है वो क्वालिटी को इंश्योर करता है। ठीक है, तो अगर आप इन पे सीलिंग्स लगाते हैं, आप इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लास पढ़ेंगे ए लेवल्स की, तो ये चीजें बंदे को पता होती हैं। नहीं, आपका पॉइंट ठीक है, आपका जो है वो कंपटीशन सीलिंग्स लगाने से हमेशा डिस्टर्ब होता है और क्वालिटी डाउन होती है। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ इस पे ये व्यू पॉइंट है कि अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे हों तो आपका नहीं ख्याल कि ये प्राइवेट, ये जो ब्लैकमेलिंग हो रही होती है, इसको रीएड्रेस किया जा सकता है अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बेहतर लेवल के हों? मेरा ये व्यू पॉइंट है। दुनिया भर में ना प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बेहतर हैं। ईटन और हैरो जैसे स्कूल जो इंग्लैंड के सरकारी स्कूल है, वो ईटन का मुकाबला तो नहीं कर सकते, या हैरो पब्लिक स्कूल का मुकाबला तो नहीं कर सकते, या यूनिवर्सिटीज की मिसाल है स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, उनकी फीस डबल है सरकारी यूनिवर्सिटियों से। बिल्कुल तो ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर बेहतर तालीम दे रहा होता है और वो चार्ज भी कर रहा होता है, और वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जाते हैं। या तो आपके ये सोशलिस्ट मुल्क है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए तो खत्म हो जाएगी बात। ठीक, लेकिन जब आप अलाउ कर रहे हैं तो आपको उसके रूल्स के तहत खेलना होता है। बिल्कुल ठीक है। राजा यासिर मायूं, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, हमें शॉर्टली ज्वाइन करती हैं वजिया अकरम, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी एजुकेशन की। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं वजिया अकरम, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, एजुकेशन की रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वजिया जी, थैंक यू वेरी मच। वजिया जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, एजुकेशन कमीशन जो आप लोगों ने अब इस वक्त पॉलिसी दी है कि जी 15 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगे, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे विल बी क्लोज्ड। सो अब इस पे अभी दोबारा रीविज़िट होगा ऑन 15th में? अभी ये बात प्रोविंशियल मिनिस्टर से भी पूछ रहा था, या 16th ऑनवर्ड्स द यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल बी ओपनड? जी अस्सलाम वालेकुम मंसूर, शुक्रिया बहुत। देखें, अभी जो डिसाइड हुआ है ना, जो एक सिचुएशन इस वक्त थी उसको देख के हुआ है कि जो एक हमारे लिए जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इस वक्त एक चीज़ है वो हमारे बच्चों की सेफ्टी, उनकी हेल्थ, उनकी ज़िंदगी, उनकी वेलबींग है। right. और वो जो एक स्टेट ऑफ एम्बिग्विटी और ये कंफ्यूजन में थे ना कि स्कूल कब से खुलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये कोरोना और इस टाइम की वजह से इमोशनली बच्चे डिस्ट्रेस्ड हैं, जिस तरह से आइसोलेशन में हैं, तो उसके बाद उनको मजीद स्ट्रेस में डालना कि एग्जाम्स होंगे, नहीं होंगे, स्कूल्स खुलेंगे, कब खुलेंगे, क्या सारा एक किस तरह से क्या सिचुएशन का क्या राइज होगी, उसमें से उनको निकालना सबसे पहले इम्पोर्टेंट था। अब जो इसके बाद बाकी चीजें हैं कि जो निटी ग्रिटीज हैं, ये सब कैसे होगा,
उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी उनको ये बता दिया है कि 15 जुलाई तक स्कूल्स बंद हैं। ओके अब उसके बाद बाकी जो है ये 15 जुलाई के बाद डिसाइड होगा, ये देखते हुए कि ये कोविड-19 की जो एक सिचुएशन है वो कैसी है, ये ट्रैजेक्टरी किस तरफ को जा रही है, और हम मजीद स्कूल्स हमने बंद रखने हैं या हम इस वक्त बिल्कुल एक सिक्योर है सारी सिचुएशन और हम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। अच्छा वजीह जी, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जो तलबा FA या FSC में किसी मजमून में फॉर इंस्टेंस फेल हो गए हैं, उनका रिजल्ट किस तरह कंपाइल किया जाएगा? क्योंकि ये स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत सवाल आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अक्सर स्टूडेंट जो थे ना वो मेरी तरह एंड में ही पढ़ने वाले हैं, उनका ये ख्याल है कि जी अब इसको कैसे हम एड्रेस करेंगे? हाँ देखेंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि जो बच्चे कई ऐसे होते हैं कि जो 9th में कोई उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते, 11th में अच्छे नहीं आते, लेकिन वो उसके अंदर मेहनत करके 10th में और 12th में जरा ज्यादा उसको बेहतर कर लेते हैं। फिर उसके बाद कई बच्चे ऐसे हैं कि जो वाकई जो आपने पहले बताया कि कोई जिन्होंने प्रैक्टिकल्स नहीं दिए हैं या जिन्होंने बाद में कॉम्पोजिट देना है, तो इस तरह की सारी सिचुएशन, सारे सवाल, हमारी कोशिश ये है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई ज्यादती ना हो। और ऐसे जितनी सिचुएशंस हैं जो भी अराइज हो रही हैं और जो हमारे पास सवाल आ रहे हैं, उसको हम देखते हुए हम और पिछले कुछ सालों का डेटा वो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने परसेंट जो 9th के बच्चे जो एग्जाम देते हैं और जो 10th में उसमें इम्प्रूवमेंट क्या होती है। उसके बाद इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन जो कि 29 बोर्ड्स हैं पूरे पाकिस्तान में और 3 टेक्निकल बोर्ड्स हैं, उनकी एक मीटिंग फ्राइडे को भी हुई है इन सारे सवालों के साथ। फिर उसके बाद एक मंडे को हम दोबारा बैठ रहे हैं कि ये कि रिसर्च बेस्ड और डेटा इकट्ठा करके उसको एनालाइज करके फिर हम एक वाज़िया एक डायरेक्शन ले सकेंगे कि इन बच्चों के साथ इनको क्या क्या ऑप्शंस दी जा सकती हैं। ये भी हो सकता है कि इनको कुछ % मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए जाएं, ये भी हो सकता है कि इनको एक सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है उसका इन एग्जाम्स ये वाले जो इनके प्रमोशन हो जाएं, और अगर वो बच्चे जो इससे खुश ना हो, उनको जो ग्रेड्स मिले हो, वो उसमें सप्लीमेंट्री में एग्जाम्स दे दें। और उसके बाद हम HEC से ये रिक्वेस्ट करें, कॉलेजेस में हम ये देखें कि एडमिशंस जो हैं वो भी थोड़ा सा एक लेट या एक दोबारा से एक फॉल सेमेस्टर जो है वो उनके लिए दोबारा से एक अरेंज किया जा सकता है। अच्छा वजीह जी, मुझे आपका पॉइंट ठीक है। मुझे एक चीज़ बताएं, जिस तरह मतलब फॉर इंस्टेंस वो तलबा जिनका रिजल्ट किसी कंपाइल, उन तलबा का रिजल्ट किस तरह कंपाइल होगा जिन्होंने FA और FSC के पार्ट 1 पार्ट 2 का कंपोजिट पेपर्स देने थे? क्योंकि अगर उन्होंने पार्ट 1 भी नहीं दिया हुआ, पार्ट 2 उनका अब फ्री हो गया, तो फिर उनकी एवेल्युएशन वगैरह ये किस तरह होगी जी? ये देखें, यही सारी चीजें हैं जिसके लिए इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन और टेक्निकल बोर्ड्स और मदारिस ये सब बैठ के यही चीजें डिसाइड करेंगे मंडे को इंशाल्लाह। और ये ऑप्शन है कि वो एक इन एग्जाम्स के बाद एक सप्लीमेंट्री एग्जाम का एक इनकाद किया जाएगा, जिसमें वो बच्चे जो नहीं दे सके वो फिर इम्तिहान दे सकेंगे, और वो भी जो अपने रिजल्ट से खुश ना हो वो भी एक इम्तिहान ये दे सकेंगे। ओके दैट्स एक्सीलेंट, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा दिसंबर रिजल्ट को एक और व्यू पॉइंट ये था कि जी दिसंबर रिजल्ट को बेसलाइन बनाकर तमाम रिजल्ट्स कंपाइल हो सकते हैं, लेकिन जो तलबा प्राइवेट हैं, मतलब ये और किसी कॉलेज में नहीं पढ़ते, उनका रिजल्ट फिर किस तरह होगा जो प्राइवेटली इन चीज़ों को मैनेज कर रही हैं जी? देखिए, उनके लिए भी यही होगा कि फिर जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है कि ये सारी ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है, और ये सारी वो ऑप्शंस हैं कि जो इसीलिए इसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि वो बच्चे के जो इस तरह की सिचुएशंस में है कि 95% वो बच्चे हैं जो रेगुलर स्कूल्स में जा रहे हैं, 9th के एग्जाम है उसके ऊपर बेस करके, ये तो बड़ी आसान सी सिचुएशंस है ना, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई एक भी बच्चा ऐसा हो जिसके साथ किसी भी तरह ये ज्यादती हो कि वो उसका करियर या किसी तरह से भी उसके आगे अगर कुछ वो करना चाहता है तो उसके ऊपर अफेक्ट हो। अच्छा वजीह जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि बच्चों को क्या ये चॉइस दी जाएगी कि आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लेना चाहते हैं आप वो ले लें, या आप लोग अगर एक साल ज़ाया करके इम्तिहान देना चाहते हैं आप ये कर लें? बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे कहते हैं कि जी हम बहुत मेहनत कर रहे थे, या हमने पहले बहुत मेहनत की, या अब बहुत मेहनत कर रहे हैं, एनी रीज़न। डू यू थिंक इट्स अ डूएबल थिंग जी? इट्स वेरी मच डूएबल। और ये देखें, कैम्ब्रिज ने भी यही किया है
कि अगर वो बच्चे जो कि उनकी प्रायर इंफॉर्मेशन के ऊपर ओ लेवल्स का और ए लेवल्स का रिजल्ट जो है वो स्कूल रिकॉर्ड पे उनको अगर दे दिया जाए और अगर वो उससे खुश नहीं है तो वो अक्टूबर नवंबर में जो उनका एग्जाम है उसमें वो दे सकते हैं दोबारा इम्तिहान। तो यही हमारे बच्चे भी यही कर सकते हैं कि अगर वो लगता है उनको कि वो इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे तो वो दोबारा से जो एग्जाम्स होंगे उसमें वो दे सकते हैं। और देखिए सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसके अंदर हर चीज बिल्कुल आइडियल नहीं हो सकती कि जैसे हम चाह रहे हैं वैसे ही हो। थोड़ा बहुत अगर कहीं हो तो उसमें कहीं पे हमें कहीं पे बच्चों को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज अगर करना पड़ता है तो वो उनकी जिंदगी और उनकी सेहत से बढ़ के नहीं। बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़ के कुछ बच्चों की लास्ट ईयर में फॉर इंस्टेंस सप्लीज थी, तो क्या उनको भी प्रमोट किया जा रहा है या उनसे वो जो उनके रिस्पेक्टिव टेस्ट्स होंगे वो जिस वक्त सिचुएशन बेहतर होगी वो दोबारा रीटेस्ट होगा उसका, इस पे क्या जी व्यू पॉइंट है? इसके ऊपर यही कि जो आईबीसीसी की मीटिंग होगी उसमें ये डिसाइड होगा। ये सारी चीजें जो है वो क्लैरिटी के साथ मंडे को हमारे सामने आ जाएंगी। प्राइवेट स्कूल्स की मैंने आपसे सिचुएशन को हम पहला डेटा और 2-3 साल का पिछला और फिर उसके बाद पूरी रिसर्च करके हम देखेंगे, कुछ अगर बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं वो देंगे। मतलब इसमें बहुत सारी जो है ना वो सिचुएशंस हैं जिनको एनालाइज किया जा रहा है। एक और चीज़, लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा, प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात, अभी मैं पहले प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा था, उनकी वो काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ, एक यूनिवर्सिटी लम्स में काफ़ी इंक्रीज़ किया है। ये जो SOP है या जिस तरह डायरेक्शन आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एनुअल जो इंक्रीज़ होगा दैट विल बी 5 to 8%, हम देखते हैं कि इसके ऊपर प्राइवेट स्कूल्स नहीं मानते। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, एक माफिया हम देखते हैं जो हर चीज़ पे रिजेंटमेंट करता है और वो कहता है जी, और ये कब एक नई जस्टिफिकेशन शुरू हो गई है कि आप लोग ना पढ़ाएं अपने बच्चों को इन स्कूल्स में, कहीं और जाके पढ़ाएं। एक ये बहुत बड़ा सवाल भी है हुकूमत के लिए, हमारे सरकारी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का कब लेवल इतना अच्छा होगा कि हम इन ब्लैक मेलर से अपने बच्चों की और अपनी ज़िंदगी मतलब हमें रिलीफ मिलेगा जी इससे? देखिए मंसूर, बहुत सख्त अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तालीम दे रही हैं जो लोग बच्चों को, और जहां हुकूमत थोड़ा पीछे लैग करती है तो उनको माफिया मैं नहीं कहूंगी कि वो माफिया है। बस बात ये है कि देखिए 95% हमारे प्राइवेट स्कूल्स वो हैं कि जो बड़ी एक नॉमिनल फीस लेके और एक अच्छी तालीम बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इस तरह का जो एक आपने जो कहा है ना माफिया वाली बात, वो बहुत थोड़ी परसेंटेज है। लेकिन ये कि वो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो फिर आ जाती है, वो पूरे वो प्राइवेट स्कूल्स का जब आता है तो वो एक दैट्स द मेजर थिंग आता है कि ये सारा का सारा जो है ना ये वही माफिया। तो ऐसे नहीं है। लम्स ने जो किया मैं पर्सनली समझती हूँ कि ऐसे मौके के ऊपर उसको ऐसे मतलब ये गलत बात है और उनसे जरूर बात की जाएगी कि कैसे ये मुमकिन है कि इसको वो वापस ले सके या कुछ कर सके, क्योंकि ये ऐसे मौके के ऊपर 41% That's a bit too much. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वजीहा इकराम, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। व्यूअर्स, एट द प्रोग्राम ये सारी डिस्कशन आपने सुनी, जो मेडिकल की है, जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस स्कूल्स की है, जो बच्चों के कंसर्न थे, ये सब कुछ हमने आपके सामने पेश किया। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मैं माफिया उन स्कूल प्राइवेट स्कूल्स को कहता हूँ जिनकी फीसिस जो हैं दैट्स मोर देन जो बाकी के स्कूल्स हैं, मतलब 30-40 हज़ार पर मंथ सैलरीज ले रहे हैं, फ़ीस ले रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह वो ह्यूमिलेट करते हैं बच्चों को, जिस तरह ह्यूमिलेट करते हैं पेरेंट्स को, और जिस तरह जब बच्चों की 1 या 2 दिन फीस ना जाए तो जिस तरह रिमाइंडर्स आते हैं उनके ऑफिस से, मैं माफिया उन लोगों को कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ और कल भी कहता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।